हेलो साथियों, मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी 9 नंबर की क्लास है। हमने इस प्लेटफॉर्म पर जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी से संबंधित जो संपूर्ण सिलेबस था वो अच्छी तरीके से कर लिया है और उसकी सारे जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप जाकर वो कंटिन्यू है वो वीडियो वॉच कर सकते हो। इससे संबंधित जो जितनी वीडियो हमने बनाई है उन वीडियो में जितना सिलेबस हमने किया है वो सारा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए उस टेलीग्राम का लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो, अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हो। उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम पास में जो आपको फायदा मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। तो आज की हमारी जो 9 नंबर की क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए। तो देखिए, बात करते हैं हम आज के 1 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो है, सरकारी व गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने सामान की नीलामी करने के लिए किस तरह का पत्र जारी किया जाता है। यानी जो सरकारी व गैर सरकारी जो संस्थाएं होती है वो अपने जो सामान होते हैं उस सामान की नीलामी करने के लिए कौन सा पत्र जारी करती है, तो उसके लिए वो निविदा जारी करती है। क्या जारी करती है? निविदा। व्याख्या देख लेते हैं कि निविदा क्या होती है। कोई निर्माण करवाना हो, यानी कहीं पे भी कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था से कोई निर्माण करवाना हो, संस्था निर्माण करवाना चाहती है, सामान की नीलामी करनी हो और किसी सामान की आपूर्ति करनी आदि के लिए निविदा जारी की जाती है। जो इतने सारे काम है इनके लिए वो निविदाएं जारी करती है। निविदा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सीमित निविदा और एक होती है खुली निविदा। सीमित निविदा क्या होती है कि जिसके अंदर जो 30,000 से कम तक का जो सामान होता है, 30,000 है ना, 30,000 से कम तक का जो व्यय होता है वो इसमें आती है हमारे सीमित में, और 30,000 से ऊपर का जो खर्च होता है वो खुली निविदा में आता है। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, 30,000 से कम खर्च की निविदा सीमित निविदा कहलाती है, वह 30,000 से ज्यादा खर्च की निविदा खुली निविदा कहलाती है। निविदा में संबोधन एवं अधोलेख का उल्लेख नहीं होता है, यानी जो निविदाएं होती है उसके अंदर हम संबोधन नहीं लिखते हैं, क्योंकि किसी को संबोधित करके वो नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ एक आम जनता से उस पे जो आमंत्रित किया जाता है, आम जनता होती है उसको सूचना दी जाती है कि उससे वो कार्य करवाया जा सके। बाकी इसको अच्छे से आपको समझना है तो मैंने पत्र जो साहित्य है तो हमारे जनसंचार के साथ पत्र है वो सारे मैंने यूट्यूब पे करवाए, अच्छे से समझाए, उसकी प्रारूप बना के समझाए, आप जाकर वो क्लास देख सकते। प्रश्न नंबर 2 है, निविदा में कार्यालय का नाम कहाँ लिखा जाता है। तो निविदा है, ये निविदा का हमने जिस प्रकार ये प्रारूप बनाया ये हमारा निविदा का प्रारूप है। और अब ये कह रहा है कि कहाँ लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर बीच में, यानी ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम लिखा जाता है, जो कार्यालय जारी करता है निविदा। व्याख्या देखते हैं हम इसकी। व्याख्या में निविदा में बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा दाईं ओर दिनांक का अंकन किया जाता है। कहने का मतलब जो ऊपर की ओर जो ये है ना, ये हमारा तो यहाँ पर है, यहाँ पर पत्र क्रमांक आएगा और उधर है वो दिनांक आएगा। निविदा में बीच के भाग में निविदा सूचना लिखी जाती है, यानी बीच वाला जो भाग है यहाँ पर जो निविदा से संबंधित जो सूचनाएं होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। इसके नीचे निविदा का विषय, निविदा प्रस्तुत करने या खोलने का समय लिखा जाता है, यानी इसके बाद में यहाँ पर जो होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है कि निविदा कब जारी की जाएगी। जिस प्रकार हमारे को कोई कार्य करवाना, जैसे मान लिया एक सरकारी हॉस्पिटल है, वो सरकारी हॉस्पिटल है वो बनवाना और उसका ठेका देना है किसी को, जिसको हम टेंडर बोलते हैं ना, तो वो ठेका देना, तो वो निविदाएं जारी की जाती है कि इस तारीख से लेकर, जैसे 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फार्म है वो आपको जमा करवाने इस कार्यालय में, अगर कोई इच्छुक है जो ये ठेका लेना चाहता है। फिर उसके बाद में लिखी जाती है कि 30 तारीख को वो लॉटरी के माध्यम से वो खोला जाएगा कि वो किसके नाम से छूटा है, तो वो सारी शर्तें वो यहाँ पर दर्शाई जाती है। निविदा का विषय, निविदा प्रस्तुत करने खोलने का समय हो गया। इसके नीचे कार्य का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जिसमें कुल खर्च हुआ अन्य शर्तों का विवरण होता है। नीचे यहाँ पर वो शर्तें लिखी जाती है, कार्य कितने दिन में कंप्लीट करना है, वो सारी जो एग्रीमेंट होता है ना वो सारा यहाँ पर दर्शाया जाता है।
सबसे नीचे दाएं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिखा जाता है। यहाँ पर जो नीचे वाला जो कोना है, यहाँ पर वो सभी में ऐसा ही होता है, जो निविदा जारी करने वाले अधिकारी है उसका नाम पता होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया था? तो जो हमारा प्रारंभिक काल है, हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के नाम से 4 कालों में विभाजित किया गया है। तो जो शुरुआत में आदिकाल नाम दिया वो किस विद्वान ने दिया है? तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। व्याख्या देखिए, यानी वीरगाथा काल, वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बीजोपन काल वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, यानी ये आदिकाल के ही नाम है सारे। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। और प्रारंभिक काल, ये आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में आप कंफ्यूजन मत होना, आरंभिक काल है वो मिश्र बंधुओं ने कहा है, और प्रारंभिक काल या शून्य काल है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। आगे देखिए, आगे हमारा वीर काल वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ये है जो आदिकाल के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण रखा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया था? यानी आदिकाल को अंधकार काल है वो किसने दिया था? तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। व्याख्या देखिए, वीरकाल, वीरकाल का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अपभ्रंश काल का चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। चारण काल का जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अब देखिए, संधि चारण काल और चारण काल में फर्क है। तो संधि चारण काल है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, और चारण काल है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा। तो ये तो बारीक सा जो अंतर है वो आपको अच्छी से ध्यान में रखना है। जय काव्य काल है वो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने कहा है, और आधार काल है वो सुमन राजे ने कहा। तो ये सारे नाम मैंने यहाँ पर दे दिए हैं जो आदिकाल के अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 5, उपमा अलंकार के कितने अंग है? तो हमने अलंकारों के बारे में 2 क्लासें पीछे भी की है। बाकी उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। वैसे हमने अलंकारों को जो हम कोर्स कर रहे थे, तो काव्य शास्त्र जब हमने पढ़ाया तो उस टाइम मैंने सारे अलंकारों को अच्छे से समझाया है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे उपमा अलंकार के जो 4 है वो है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये जो 4 अंग होते हैं। उपमेय क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस प्रकार हमने मुंह है, ये मुंह हो गया। यहाँ पर उपमान का जैसे चंद्रमा का उपमान दिया, आपका मुंह चंद्रमा के समान है, यानी आपका मुंह चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपमेय है जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो हमारे मुंह के बारे में बताया जा रहा है। अब जिसकी किसके समान बताई गई है, चंद्रमा के समान बताया गया, तो वो उपमान हो जाता है। वाचक शब्द होता है इसके अंदर स, सा, समान, इस प्रकार के शब्द आए जिस प्रकार ये आया। ठीक है, अब ये को साधारण धर्म, साधारण धर्म होता है जैसे आपका मुंह चंद्रमा के समान है, यहाँ पर यही लिखा है मैंने, ऐसे में लिखता आपका मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वो सुंदर है वो वाचक शब्द हो जाएगा। सुंदर का मतलब वो साधारण धर्म हो जाएगा। साधारण धर्म वो होता है जो दोनों में मौजूद हो, उपमेय और उपमान दोनों में समान हो। तो कहने का मतलब उपमेय है वो भी सुंदर है और उपमान है वो भी सुंदर है। तो मुंह है वो भी सुंदर है और चंद्रमा है वो भी सुंदर है, तो वो दोनों में जो मिलता हो वो होता है हमारा साधारण धर्म। और वाचक शब्द स, समान, सरीस, इस प्रकार के जो शब्द है वो वाचक शब्द में आते। तो हमारे कुछ जो हमारे उपमा के जो है ना, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, ऐसे जो उपमा के जो भेद किए गए, तो उसमें क्या होता है कि कुछ उपमा के जो यहाँ पर जो अंग दिए गए उसमें से कुछ अंग लुप्त होते हैं। यानी पूर्णोपमा में पूरे अंग होते हैं, लुप्तोपमा में ये इसमें से 1 या 2 है वो नहीं होते। जिस प्रकार आपका मुंह चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर साधारण धर्म नहीं आया था, तो ये लुप्त उपमा है उसका उदाहरण हो जाता है। बाकी इसको मैंने अच्छे से है वो मेरे YouTube चैनल पे समझाया। आप अगर समझना चाहते हो अच्छे से इसको, तो आप जाकर वो क्लासें वो देख लीजिए। यहाँ पर हम मोटा मोटी रिविजन करें तो एक बार है वो सारी चीजें एक बार तरोताजा हो जाए।
तो हमने इसके अंदर 5 क्वेश्चनों को अच्छे से देखा। इसी प्रकार ये रिवीजन की कड़ी है जो एग्जाम तक जारी रहेगी, और एग्जाम की तारीख है वो हमारे 23 जून है, वो दे रखी है। 23 जून को सुबह मॉर्निंग की पारी में हमारा जीके का पेपर होगा, ठीक है। और हमारा सेकंड जो पारी होगी 2:30 से 5:30 के बीच में, उसके अंदर हमारा हिंदी का पेपर होगा। तो 23 तारीख को हमारे हिंदी का पेपर है, और 23 जून है वो नजदीकी है, अब ज्यादा दिन हमारे पास में नहीं बचे हैं। ये दिन है वो ऐसे ही जल्दी में निकल जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करें, स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी भी अभी तेज है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि ये क्लासें लाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप हमारे को मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।